जब भी हम बायोलॉजी में बात करते हैं तो जब जैसे ही हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे बायोलॉजी के, तब स्पष्ट रूप से आपको बताया गया था कि बायोलॉजी के चैप्टर मेनली दो पोर्शन में डिवाइडेड होते हैं। एक तो फ्लोरा फोना, जिसको हम जीव जंतु बोलते हैं। जो हमारे क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर उनको फ्लोरा फ्लोरा बोलते हैं, है ना। एक्चुअली में ये शब्द है बायोलॉजी का, फ्लोरा और फोना, है ना। बेहद फेमस शब्द है। फ्लोरा मतलब होता है, बायोलॉजी में हमेशा फ्लोरा और फोना फोना की ही बात की जाएगी। फ्लोरा के अंतर्गत आते हैं सारे फूल, और फोना के अंतर्गत मेरे ख्याल से, जहां तक एक बार कंफर्म कर लें तो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। फ्लोरा फोना पता नहीं कैसे याद आ गया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। एक बार आ गया था फ्लोरा और फोना। फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ इन स्पेसिफिक रीजन और टाइम, यूजुअली नेटिव प्लांट्स। फौना मीन्स एनिमल लाइफ इन स्पेसिफिक रीजन और टाइम। तो हाँ, जैसा कि मुझे लग रहा था, फ्लोरा मतलब होता है फूल और प्लांट, जिसके अंतर्गत पौधे आते हैं। और फौना मतलब होता है एनिमल्स, जीव जंतु। यहाँ पर आप देखेंगे, यदि फ्लोरा और फौना की स्पेलिंग ये है, और इससे याद रखेंगे हमेशा। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फ्लोरा कुछ कुछ हद तक आपको फ्लावर से जुड़ा हुआ दिख रहा है ना। तो फ्लोरा मतलब ऐसा, बायोलॉजी में फ्लोरा फोना बहुत फेमस है, बहुत फेमस टर्म है। तो फ्लोरा मतलब होता है पुष्प, मतलब उसके उससे अर्थ निकल रहा है पुष्प, और उसके अंतर्गत आते हैं सारे पादप। पादप मतलब पेड़ पौधे। और फौना मतलब आते हैं जीव जंतु। तो बायोलॉजी में हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम फ्लोरा और फौना दोनों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपने यदि स्टार्टिंग में पोषण देखा, तो पोषण में आपने दोनों देखा कि पौधों में पोषण कैसे होता है, मनुष्य में पोषण कैसे होता है। फ्लोरा फौना दोनों, है ना। उसी तरह से आपने अगर नियंत्रण और समन्वय वाले चैप्टर में देखा, तो उसमें भी मस्तिष्क के बारे में भी आया। और पौधों में जो है तंत्रिका तंत्र के बारे में आया था, तो उसमें एक जिक्र आया था छुई मुई के पौधे का, है ना। पौधों में कैसे नियंत्रण और समन्वय होता है, तो उसके अंतर्गत हमने कई सारे हार्मोन्स पढ़े थे, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबेरेलिन उदाहरण थे उसके, पादप हार्मोन के, है ना। तो अलग अलग काम होते हैं उन सभी हार्मोन के। नियंत्रण और समन्वय पादपों में हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। वो हार्मोन्स के नाम हमने पादप हार्मोन के नाम याद भी करे थे, उसके कार्य भी याद किए हुए। उसी तरह से हमारा जो अगला चैप्टर है, वो है रिप्रोडक्शन, प्रजनन, है ना। तो इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जीवों में, जीव मतलब पौधे और इंसान, दोनों में ही अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। मतलब अगर मैं शॉर्ट में एक शब्द में इसको बोलूं, तो प्रजनन, है ना। ये प्रजनन क्या होता है, सबसे पहले तो हमको इसी पे चर्चा करना है। प्रजनन, पूरा चैप्टर इसी के बारे में है, प्रजनन। प्रजनन का मतलब है जीव जब अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, अपने समान। संतति मतलब होता है संतान। बार बार संतति शब्द का इस्तेमाल होगा इसमें, संतति। इस चैप्टर में भी, अगले चैप्टर में भी, तो संतति बार बार आएगा, प्रजाति भी बार बार शब्द का इस्तेमाल होगा। तो जब जीव जो है अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रजनन। जब जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रजनन। तो क्या पेड़ पौधों में होता है? बिल्कुल, पेड़ पौधों में होता है। हर हर फ्लोरा में होता है, हर फौना में होता है, हर जीव में होता है। क्यों जरूरी है, क्यों होता है? अगर नहीं होगा तो आम एक बार ही खा पाओगे, अगली बार आम आएंगे ही नहीं। आम खत्म हो जाएंगे अगर प्रजनन नहीं होगा आम में तो। या फिर एक पेड़ जब तक जिंदा है तब तक ही आम खा पाओगे। जैसे ही वो पेड़ खत्म हुआ, आम खत्म, नामो निशान खत्म हो जाएगा आम का, अगर प्रजनन नहीं होता है। समझ रहे हो कितना जरूरी है प्रजनन। उसी प्रकार से जीवों में भी, अगर शेर जो है वो अपने समान संतति उत्पन्न नहीं करेगा, तो क्या होने वाला है?
तो होने ये वाला है कि शेर खत्म हो जाएंगे, जैसे ही शेर मरेगा प्रजाति खत्म। ऑलरेडी बहुत सारे जानवरों की प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। आप बोलोगे उदाहरण बताओ, तो डायनासोर्स बिल्कुल एक प्रजाति है। एक एक बंदर की प्रजाति है बहुत, जो कम। अभी आप ये देखो अपने आसपास, गिद्ध और हंस बहुत कम हो गए, गिद्ध तो बहुत कम हो गए हैं। गिद्ध जो है वो बहुत कम हो गए हैं। सारस तो दिख जाते हैं, खैर गिद्ध तो बहुत कम दिखते हैं। आप भोपाल में देखोगे तो कौवे नहीं दिखेंगे, बहुत कम दिखेंगे भोपाल में कौवे। तो ये प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। अब इसका रीजन क्या है? इनका रीजन कहीं ना कहीं हद तक पर्यावरण में आने वाला परिवर्तन है। पर्यावरण में आने वाले परिवर्तन के कारण से ये जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इनको खुद जिंदा रहने में कठिनाई होगी तो अपने समान संतति क्या खाक उत्पन्न करेंगे, है ना। कौवा अभी लेकिन भोपाल में ही नहीं दिखता है आपको देखने को, लेकिन बाकी शहरों में जाओगे तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, अच्छी मात्रा में दिख रहा है। भोपाल से ही पता नहीं क्या हुआ है, भोपाल में कौवे बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा क्या रीजन है मुझे भी नहीं मालूम। मैं अभी तक जहां जहां गया हूँ वहां वहां मुझे देखने को मिले हैं, लेकिन भोपाल में नहीं मिले। अच्छा, इंटरेस्टिंग इसमें ये भी हो जाता है कि हम अपने बारे में भी पढ़ रहे होते हैं कि हम कैसे पैदा हुए। क्योंकि हम इंसान के जीव हैं, हम सभी जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम इंसान की संतति हैं, मनुष्य की संतति हैं। तो हमको इस चैप्टर में ये भी पता चलता है कि हम कैसे पैदा हुए हैं। हमारी मम्मी ने हमको पेट में किस तरह से रखा, हम जब पेट में थे तो क्या करते थे, हम जब पेट में आए कहाँ से, है ना, कैसे हमारा जन्म हुआ। तो मम्मी के पेट में ऐसा क्या था, पेट की संरचना कैसी थी, गर्भ क्या होता है, गर्भ के कौन कौन से भाग होते हैं जिसमें हम रहे, और कैसे रहे, ये सब चीजें, है ना। सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पूरा के पूरा हमारे बारे में है। 50% चैप्टर में हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं, 50% चैप्टर हमारे बारे में पढ़ते हैं कि हम कैसे पैदा हुए, है ना। उसी तरह से पौधों में जनन कैसे होता है, और पौधों में कैसे जनन होता होगा। इंसान में तो अपन समझते हैं कि भाई दो अलग अलग पुरुष होते हैं और महिला होती है, मम्मी पापा दोनों थे जिनसे हम पैदा हुए। पौधों में कहाँ होते हैं भाई, पौधों में तो मेल फीमेल होते ही नहीं होंगे। तो 50% चैप्टर हमको यही सिखाता है कि पौधों में जनन कैसे होता है, और 50% जो है वो हमको सिखाता है कि मनुष्य में किस प्रकार से प्रजनन होता है। तो सबसे पहले तो हमें प्रजनन की परिभाषा ही याद होना चाहिए। ऐसी जैविक प्रक्रिया, प्रजनन एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजी में इसलिए पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी को बोला था जीव विज्ञान। ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। संतति शब्द बहुत जरूरी है, संतान को विज्ञान में संतति बोला जाता है। बेहद जरूरी टॉपिक है, एक नंबर में आ सकता है प्रजनन की परिभाषा। ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव जो है अपने समान संतति उत्पन्न करता है, उसको हम बोलते हैं प्रजनन, है ना। अब ये कैसे होता है, और इसमें एक शब्द आया समान संतति। समान संतति का मतलब क्या है भाई? समान संतति का मतलब ये है क्या कि हम जैसे पापा हमारे दिखते हैं, मम्मी जैसे हमारे दिखते हैं, हम वैसे दिखेंगे? नहीं, समान संतति का मतलब ये नहीं है कि हम वैसे के वैसे ही दिखेंगे, लेकिन हमारे जो शारीरिक बनावट है ना, वो बिल्कुल वैसे के वैसे दिखेगी। उसमें चेंजेस आ जाना आनुवांशिकता का लक्षण है, जो कि हम अगले चैप्टर में देखते हैं, है ना। समान का मतलब है इंसान की संतान इंसान होगी, आम की संतान आम होगी, केले की संतान केला होगी। अब आपको अजीब सा लग रहा होगा कि मैं केले की संतान बोल रहा हूं, लेकिन वाकई में वो है, संतति है केले की। आम का बेटा आम है, वो बेटा है उसका, मतलब पुराने आम का। तो उसकी प्रोसेस अलग है, बस हमको इसलिए विश्वास नहीं होता है कि हम इंसान और जानवरों से कंपेयर कर रहे होते हैं उन्हें। लेकिन कहीं ना कहीं हद तक जो है वो आम के ही बच्चे हैं, केले के ही बच्चे हैं, पपीते के ही बच्चे हैं। समझ रहे हो, जिस प्रकार से जानवरों में प्रजनन होता है उसी प्रकार से पेड़ पौधों फूलों में भी प्रजनन होता है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है 6 अलग अलग प्रजनन की विधियों से, है ना। अच्छा, चैप्टर पूरी तरह से दो पोर्शन में डिवाइडेड है। एक तरफ हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन,
अलैंगिक प्रजनन। दूसरी तरफ पढ़ेंगे हम लैंगिक प्रजनन, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठ जाता है, लैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि भाई बताओ दोनों में अंतर क्या है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर क्या है। अंतर तो हम याद कर ही लेंगे, लेकिन हमको पहले बेसिक हमको इसका पता होना चाहिए कि इनमें बेसिक अंतर क्या है। अलैंगिक प्रजनन उन जीवों में होता है जिनमें जनन के लिए लैंगिक अंग नहीं पाए जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, लैंगिक अंग क्या होंगे। अरे भाई आपके सामने दो बच्चे पड़े हुए हैं, दोनों सेम उम्र के हैं, 6 माह के हैं। आप उनको कैसे पता लगाओगे कि ये लड़का है कि लड़की। उनके जनन अंग देख के ही पता लगाओगे ना, प्राइवेट पार्ट्स देख के ही पता लगाओगे ना कि वो लड़का है वो लड़की है। तो वो जो अंग हैं उनको हम लैंगिक अंग बोलते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन में लैंगिक अंग नहीं पाए जाते हैं, लैंगिक अंग नहीं पाए जाते, और लैंगिक प्रजनन में लैंगिक अंग पाए जाएंगे। अब हमको ये तो पता है कि इंसान में लैंगिक जनन होता है, क्योंकि हमारे इंसानों में जनन अंग पाए जाते हैं। लड़के लड़की अलग अलग होते हैं, दोनों के अंग भी अलग अलग होते हैं, तो वो हमारे उसमें पाए जाते हैं। अब लेकिन दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ अलैंगिक जनन किस में पाया जाता होगा, अलैंगिक जनन किस में होता होगा। तो आपके दिमाग में केवल और केवल दिमाग में ये आएगा कि पौधों में होता होगा अलैंगिक जनन, जबकि ऐसा नहीं है। पौधों की प्रजाति अगर जीवों की तुलना करें ना, तो पौधे सबसे ज्यादा प्रजाति में पाए जाते हैं पृथ्वी पर। पूरी पृथ्वी पर इंसान से भी ज्यादा, जानवरों से भी ज्यादा पौधों की प्रजाति बहुत ज्यादा है। तो कुछ पौधों में जरूर होता है अलैंगिक जनन, लेकिन ज्यादातर पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो मतलब पौधों में भी नर और मादा होते होंगे, स्त्री और पुरुष होते होंगे। पौधों में भी मेल फीमेल होते होंगे, लड़का लड़की होते होंगे। जी हाँ, होते हैं। कुछ पौधों में अलग अलग पौधे होते हैं, एक नर और एक मादा। कुछ पौधों में एक ही पौधे के अंदर दोनों अंग पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों ही अंग एक ही पौधे के अंदर होते हैं, है ना। जिनमें केवल एक लिंग होता है, जैसे स्त्री हो गया पुरुष हो गया पौधों में, उनको हम एक लिंगी जीव बोलते हैं। और जिनमें दोनों होते हैं तो उनको द्विलिंगी जीव बोलते हैं। अभी आएगा चैप्टर के अंतर्गत, उसमें अभी बाकी है, अभी उस तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो लैंगिक प्रजनन पौधों में भी होता है और मनुष्य में भी होता है। फिर अलैंगिक प्रजनन किसमें होता होगा, जिनमें लैंगिक अंग नहीं पाए जाते। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने, पता नहीं मैंने कभी वो वीडियो दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन साइंस क्लब पे जरूर शेयर किया हुआ है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि अमीबा, आड़े आड़े टेढ़े शेप का होता है, नहीं तो चिड़िया बन गई। कैसा भी होता है अमीबा, किसी भी शेप का हो सकता है, ये केंद्रक होता है। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन होता है ना। एक जीव है उसको क्या बोलते हैं यार, दो बल ऐसा, बस ऐसा जीव रहता चप्पल, पैरामीशियम तो है ही। एक और जीव है, मैं नाम भूल गया यार जीव का, प्लेनेरिया। अमीबा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, अमीबा, प्लेनेरिया। कुछ सूक्ष्म जीव प्लेनेरिया, 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 है ना। और जो है इसके बाद प्लेनेरिया हो गया। एक तरह से हम देखें, अगर एक लेस्मानिया नाम का जीव जीव भी आएगा, सूक्ष्म जीव ही रहता है। एक एक प्रकार से अलैंगिक जनन ज्यादातर जो है वो सूक्ष्म जीवों में हो रहा है, सूक्ष्म जीवों, क्योंकि उनके पास जनन अंग नहीं होते हैं, उनका शरीर टूटता है आपस में,
और नए जीव का निर्माण करता है, जैसे अमीबा। अमीबा जो है वो टूटता है और नए जीव का इस्तेमाल करता है। तो हम पूरी तरह से चैप्टर में दो पोर्शन पढ़ने वाले हैं। एक पोर्शन में पढ़ने वाले हैं अलैंगिक प्रजनन, और दूसरे पोर्शन में पढ़ने वाले हैं लैंगिक प्रजनन। तो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर क्या है। प्रजनन को जनन भी बोल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत जो होगी वो अलैंगिक प्रजनन की 6 विधियों से होगी। सबसे पहले जो है वो हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो पढ़ेंगे अलैंगिक, बेहद जरूरी क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो 6 विधियां हैं अलैंगिक जनन की, बहुत जरूरी हैं। कौन कौन सी हैं 6 विधियां? सबसे पहले है खंडन। खंडन में क्या होगा? खंडन में जीव का शरीर टूट जाता है और एक से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, उसको हम खंडन बोलते हैं, है ना। दूसरा है विखंडन। आगे पीछे हो सकते हैं थोड़े से। विखंडन, है ना। खंडन, विखंडन, इसमें भी टूटता है शरीर, बस अलग अलग, कुछ में बराबर रूप से टूटता है, कुछ में अलग अलग रूप से टूटता है, दोनों में ही अपन अंतर देखने वाले हैं, खंडन और विखंडन। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन को ही हम पुनरुद्भवन भी बोलते हैं। पुनर्जनन मतलब फिर से जिंदा हो जाना। कितना इंटरेस्टिंग है ना। जीव जिंदा हो जाता है फिर से, मरने के बाद। मरने के बाद कैसे जिंदा हो सकता है जीव? और हो रहा है अगर, तो वो तो फिर अमर हो जाएगा। कितना खतरनाक टॉपिक होगा ना। पुनर्जनन को ही हम पुनरुद्भवन भी बोलते हैं। पुनरुद्भवन, उद्भवन, पुनरुद्भवन। चौथे नंबर पे हम देखने वाले हैं मुकुलन। मुकुलन। 5वें नंबर पे हम देखने वाले हैं कायिक प्रवर्धन। ये सब क्या है? अलैंगिक जनन की तकनीकें हैं। इन इन तरह से जीवों में अलैंगिक जनन होता है, कायिक प्रवर्धन। देखा जाए ना, तो दुनिया में जितने भी फ्लोरा फोना है, जितने भी जीव जंतु हैं, उनमें सबसे ज्यादा तो अलैंगिक जनन ही हो रहा होगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि हम क्या ही बराबरी कर सकते हैं उन सब की। सूक्ष्म जीव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मतलब पूरी दुनिया में, है ना। और आखिरी है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग। ये 6 विधियां हैं। ये 6 की 6 विधि रटी हुई होना चाहिए। कई बार खंडन और विखंडन में अंतर भी आ गया है, ये भी हमको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा इस चैप्टर में 90% चांस रहते हैं इन 6 विधियों में से क्वेश्चन आने के। तो ये 6 की 6 विधियां हमको बिल्कुल रटी हुई होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको लिखित तो प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको समझा भी दूंगा, लेकिन रटा नहीं पाऊंगा। रटना वो आपको ही पड़ेगा। आपके पास अगर गाइड है तो गाइड से रटो, मैं कि मेरा काम केवल समझाने का होगा, क्योंकि इजी है। मैं रटा भी दे सकता, जैसे कार्बन के 2 गुण रटा है ना, वो कठिन थे इसलिए। यहाँ पर 6 विधियां इजी हैं, बहुत आसानी से याद की जा सकती हैं, इसलिए वो आपको याद करना है। मेरा काम यहाँ पर समझाने का होगा। लेकिन 90% चांस रहते हैं, मैं बोल रहा हूँ, इस ही 6 टॉपिक से क्वेश्चन आने के। ये 6 के 6 टॉपिक हमको बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद ये 6 टॉपिक जब पढ़ लेते हैं हम, तो हमारा दूसरा पोर्शन शुरू हो जाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन सबसे पहले हम पढ़ते हैं पौधों में। पौधों में लैंगिक जनन। तो मतलब हम पौधों के प्रकार पढ़ते हैं, एक लिंगी, द्विलिंगी होते हैं, पौधों में कैसे लिंग पाए जाते हैं और कैसे उनमें जनन होता है, वो देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा सबसे परिचित चैप्टर, जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, मनुष्य में प्रजनन। मनुष्य में प्रजनन के अंतर्गत हम देखते हैं नर और मादा दोनों में ही प्रजनन के कौन कौन से अंग होते हैं, और मनुष्य में प्रजनन किस प्रकार से होता है। मतलब इस प्रोसेस में हम जानते हैं कि हम कैसे आए इस दुनिया में, है ना।
मम्मी के शरीर में क्या ऐसा हुआ परिवर्तन जिसके कारण से हम पैदा हुए। तो इसमें आपको साइंटिफिकली आंसर मिलेगा। अ, कई लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन रहता है, दिमाग में आता है कि यार मेरे को पैदा ही क्यों किया भगवान ने, इतनी सारी तकलीफें देनी थी। तो कई बार ऐसा आएगा, अभी आपके, भगवान ना करे आपके दिमाग में आया हो अभी ऐसा, लेकिन भविष्य में आएगा कि यार फालतू में पैदा कर दिया भगवान ने, इससे अच्छा पैदा ही नहीं करना चाहिए था। तो उस सवाल का आंसर तो हर इंसान ढूंढता है अपने जीवन में। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है, हम कैसे पैदा हुए बायोलॉजिकली साइंटिफिकली, वो 10th क्लास में आपको पढ़ने को मिल जाता है कि हम मम्मी के पेट में कैसे आए और कैसे हमारा जन्म हुआ, कौन कौन से अंग होते हैं मम्मी के पेट में, हमारी बहनों के पेट में, है ना, जिसके कारण से इंसान जैसे हमारे जैसे जीव जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो इंटरेस्टिंगली इनमें हम दोनों ही पढ़ेंगे, नर के बारे में भी पढ़ेंगे कि नर में कौन कौन से अंग होते हैं और कैसे वो काम करते हैं, और मादा के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मम्मी के पेट के बारे में पढ़ेंगे कि मम्मी के गर्भाशय में कौन कौन सी चीजें हुई हैं, क्या क्या हुआ है जिससे हम पैदा हुए, है ना। उसके बाद जो है तीसरा छोटा सा टॉपिक और है इसमें, वो है लैंगिक जनन से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, है ना। तो लैंगिक बीमारियां बोल सकते हैं उसको, टॉपिक को। तो वो लैंगिक बीमारियां कौन कौन सी हैं, किस कारण से फैलती हैं लैंगिक बीमारियां, किन कारण से फैलती हैं और उन कारणों को रोका कैसे जा सकता है। ये एक्चुअली हमारी भविष्य में आप सभी लोग जाहिर सी बात है बड़े होंगे और शादियां करेंगे। शादी करने के बाद आपके भी बच्चे होंगे, इसमें कोई हंसने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस है, इंसान है तो ऐसा होगा। तो उससे संबंधित क्या होता है आपके भविष्य से रिलेटेड, कई लोगों को हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में क्या है, हमारे समाज में क्या है, इन सब बातों से बचा जाता है ना। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि हम जो है वो गर्ल्स से जो रिलेटेड है हम अभी पढ़ेंगे, हमारे इसी चैप्टर में आएगा कि ऋतुस्राव क्या होता है ना, जिनमें महिलाओं में पीरियड्स के नाम से जाना जाता है, हमारे समाज में उसको उस पर बात करने से बचा जाता है। वो एक प्रकार का टैबू है जिस पर हम खुलकर बात नहीं कर पाते। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे धर्म में ही हमारे हमको सिखाया जाता है। हमारे यहाँ देवी हैं कामाख्या, कामाख्या देवी, बहुत ज्यादा आपने भी नाम सुना होगा। वो देवी उसी बात की है, महिलाओं में ऋतुस्राव के लेकर ही है वो देवी, उनको पूज रहे हैं हम वहां पर। और यहाँ पर हम जो है उस पर बात करने से कतराते हैं। तो ये हमारे समाज में है। हम उस पर बात करने से वाकई में बचते हैं, उसी तरह से हम इन बीमारियों से भी बचते हैं। जब ये बीमारियां हो जाती हैं तब हमको पता चलता है कि यार 10th क्लास में हम पढ़ लेते तो शायद जो है इससे बहुत जानलेवा बीमारियां हैं, है ना। तो इन सब से कैसे बचाव रखा जा सकता है, ये सब चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ताकि भविष्य में आप इन सभी जानलेवा बीमारियों से बच सको, आप समझदार नागरिक बन सको, समझदार इंसान बन सको, है ना। तो उससे जुड़े हुई यहाँ पर ये वाला छोटा सा टॉपिक है। हालांकि अब होता क्या है, जैसा मैंने बताया ना, समाज में इन टॉपिक्स में बात करने से बचते हैं, टीचर भी पढ़ाने से बचते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ी सी हिचक आती है, शर्म आती, मेल मतलब लड़के जो पुरुष टीचर होते हैं वो लड़कों को पढ़ा रहे होते हैं, गर्ल्स टीचर जो है वो गर्ल्स को बात करने से शर्म आती है। मुझे नहीं मालूम क्यों होता है ऐसा। मैं अभी तक 6 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ बच्चों को, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और मैंने दोनों ही बैचेस को पढ़ाया, गर्ल्स बॉयज दोनों को ही पढ़ाया, और मुझे नहीं लगता आज तक किसी बच्चे को कंफर्टेबल फील ना हुआ हो। सभी कंफर्ट रहे हैं। क्या है भाई उसमें, हम खुद ही तो अपने बारे में पढ़ रहे हैं ना, हम खुद ही तो जान रहे हैं ना हम कैसे पैदा हुए। तो उसमें क्या बुराई है। अगर हम हंसते ही रहेंगे तो सीखेंगे कि हमारे से पहले लोगों ने भी हंसा ही, हमारे बैच से हंसते हैं, हम हमारे जब बैच में थे तब भी पीछे पीछे बैठ बैठ के हंस रहे होते थे, अरे ये क्या लिख दिया, क्या बोल दिया, क्या दिखा दिया, चित्र में क्या आ गया। हंसते ही रहेंगे क्या। हमारे पिछली पीढ़ियों ने हंसा है तो हम भी हंसते ही रहेंगे क्या। फिर अगर हंसते रहेंगे, अगर डॉक्टर ये देखने लगे, अगर खुद सोचो, डॉक्टर भी जब कोई महिला इलाज करने के लिए और पुलिस पुरुष जो है उसका इलाज जब ऑपरेशन कर रहे हो, वो देखकर वहां पर हंसने लगे, हो रहे बाप रे क्या देख लिया, तो क्या उस महिला का इलाज हो पाएगा। डॉक्टर के लिए एक वो शरीर है जिस पर उसको काम करना है, उसके दिमाग में ऐसा, क्योंकि दिन भर वो उसकी शरीर देख रहा है, बॉडी देख रहा है। वैसे ही हमारे लिए भी एक नॉर्मल प्रैक्टिस प्रैक्टिस होना चाहिए ये चीज, कि भाई शरीर ही तो है, उसको पढ़ना पड़ेगा ना। हम जब कब तक उससे बचते रहेंगे, कब तक उससे शर्माते रहेंगे, कब तक उस पर हंसते रहेंगे। अगर हंसते रहेंगे तो सीखेंगे कब,
है ना। तो वही चीजें बातें हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसमें अब क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट किस पोर्शन से इंपॉर्टेंट आएंगे। तो जैसे मैंने बताया, समाज में बात करने से बचते हैं, टीचर भी पढ़ाने से बचते हैं, तो इन पोर्शन से कम आता है ना। अभी तक नर और मादा प्रजनन तंत्र के बारे में वर्णन जो है वो आ चुका है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। बाकी जो है हमको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो ये 6 वीडियो से दिखे हैं, क्योंकि ये सेफ है। टीचर पढ़ा देते हैं, टीचर को कोई परेशानी नहीं होती। और पौधों में लैंगिक प्रजनन का डायग्राम जरूर पूछा जा चुका है। तो ये दोनों ही टॉपिक जो है बेहद जरूरी हैं। ये 6 टॉपिक तो आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। इन 6 टॉपिक को और पौधों में लैंगिक जनन को, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। ये और उसमें से भी अगर 6 विधियां तो करोगे आप, और ये तो बेहद जरूरी है। इस बार हॉट टॉपिक रहेगा, इस बार आने के बहुत चांसेस है। पौधे में प्रजनन किस प्रकार होता है, हॉट टॉपिक है इस बार का। ये बिल्कुल सब बच्चों को इसका डायग्राम और इसको बनाना आना चाहिए। ये हर साल, एक साल छोड़कर रिपीट होता है, हर साल एक दो साल में लगातार आता है। पौधों में लैंगिक प्रजनन का डायग्राम बनाइए, पौधों में लैंगिक प्रजनन को समझाइए। तो हम इसमें जो है वो गुड़हल का जो पौधा होता है ना, फूल होता है, उसका डायग्राम बनाते हैं, उसके माध्यम से समझाते हैं कि पौधों में लैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होता है। हमारे लिए भी आश्चर्य है ना कि भाई पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता होगा, क्योंकि इंसान में तो हम देख रहे हैं कि लैंगिक अंग दिखाई दे रहा है, लेकिन पौधों में तो दिखाई नहीं देते। वो कैसे उनमें लैंगिक जनन होता होगा। उनमें तो अलैंगिक होना चाहिए। कोई भी बच्चे से पूछो ना कि बेटा बेटा अलैंगिक जनन किन में होता होगा, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये आता है पौधों में। जबकि पौधों में भी लैंगिक अंग होते हैं, पुरुष और महिला वाले अंग होते हैं। तो वो इंटरेस्टिंग है। वो देखेंगे हम लैंगिक जनन के अंतर्गत पौधों में किस प्रकार से जनन होता है ना। तो पूरा के पूरा चैप्टर जो है मैंने आपके सामने लिख दिया है। इतना सा चैप्टर है बस। ये 6 विधियां हैं अलैंगिक जनन की। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर है, इंपॉर्टेंट है। पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है उसका डायग्राम है, उसके बारे में है। और फिर उसके बाद मनुष्य में प्रजनन में नर और मादा प्रजनन तंत्र का डायग्राम और उसके अंदर के भाग, वो मैंने बताया बहुत कम है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट तो है, बनाकर तो देखना पड़ेगा हमको। लेकिन अगर आप ये 6 टॉपिक कर लेते हैं, ये 6 टॉपिक कर लेते हैं, लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में अंतर सम कर लेते हैं, पौधे में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है वो कर लेते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 99% चांस है आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब टीचर अथवा में ही देता है ना, कोई टीचर जो है ना, जो समझदार होते हैं, डरते नहीं है, मालूम होता है कि बच्चों के लिए जरूरी है पढ़ाई, तो वो बिल्कुल बेहिचक दे देते हैं, नर नर जनन तंत्र का डायग्राम बनाओ, मादा जनन तंत्र का डायग्राम बनाओ। अथवा में उनको ये देना पड़ता है फिर, अलैंगिक जनन की विधियां या फिर लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। अथवा में ये मिल ही जाएगा फिर आपको। इसलिए बोल रहा हूँ कि 99% चांसेस, अगर ये 6 टॉपिक पढ़ लेते हो और पौधों में जनन पढ़ लेते हो, तो 99% क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। और अगर बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हो, तो नर और मादा जनन का डायग्राम और उसके बारे में ये बताऊंगा, मैं याद करवाऊंगा ये वाला टॉपिक। क्योंकि बच्चे जो है ना स्कूल में बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं इसको देखकर। हाँ, हंसने लगते हैं, मजे करने लगते हैं। हालांकि वो हमारे शरीर के बारे में है बेटा, इसीलिए मेरे को पढ़ाना बहुत जरूरी है उसको। वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इधर भी हंसना, खूब हंसना, लेकिन याद करते हुए हंसना। मैं अभी इसको तो याद ही करवा देंगे अपन, और समझा भी दूंगा उसको जहां तक हो। चलो, एक मीटिंग खत्म हुई है। बच्चे कितने हैं? अच्छी खासी संख्या में। दूसरी मीटिंग होगी 10 मिनट से शुरू। 6:34 हो रहे हैं, 6:45 पर एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए।